हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। इसमें हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। तो ये इसको क्या अभी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, इसने हाल ही में 5 वर्ष अपने पूरे किए हैं। इसके बारे में देखें तो इसकी स्थापना तो यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 है। उसके तहत गठित एक कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। और यह कब प्रभावी हुआ था? तो यह 25 सितंबर 2020 से उसको प्रभावी हुआ। इसे भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई के स्थान पर स्थापित किया गया है। साथ ही इसकी स्थापना के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उसको भी भंग कर दिया गया। नियुक्ति की बात करें तो आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 10 पदेन सदस्य होते हैं और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं। एनएमसी के अंतर्गत स्थापित 4 स्वायत्त बोर्ड। तो 4 स्वायत्त बोर्ड कौन कौन से? स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, थर्ड है चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड और फोर्थ है नीति शास्त्र एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के कार्य देखें तो नीति और मानक चिकित्सा आयोग में शिक्षा में उच्च मानक बनाए रखने और संस्थानों, अनुसंधानों और पेशेवर हैं उनको विनियमित करने के लिए नीतियां निर्धारित करना। स्वास्थ्य सेवा जन आयोग, स्वास्थ्य सेवा की जरूरतें और संसाधन है उनका प्रभावी ढंग से मानचित्रण करना। समन्वय बोर्ड और परिषद है उनको सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना। निगरानी, अनुपालन की निगरानी करना और अपील है उनको दक्षता पूर्वक संभालना। सदाचार, पेशेवर आचरण मानकों को सख्ती से लागू करना। शुल्क विनियमन, निजी डीम्ड कॉलेज हैं उनमें 50% सीट है उनके लिए शुल्क नियंत्रित करना। लाइसेंसिंग, तो सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं हैं उनको सीमित लाइसेंस प्रदान करना। नेक्स्ट है संविधान से संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले निवारक निरोध, प्रिवेंशन डिटेंशन। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय है उसने धनिया एवं बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले में केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2007 है, इसके तहत व्यक्ति के निवारक निरोध है उसको रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध जमानत रद्द करने का विकल्प नहीं हो सकता। निवारक निरोध के बारे में देखें तो इसका अर्थ क्या है? तो निवारक निरोध क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका है, इसके आधार पर न्यायालय में बिना मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति से उचित आशंका हो कि वह लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे हिरासत में लिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 22 है, इसके अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल निवारक निरोध के संबंध में कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) है एवं 22(2) ये गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22(3) इसके अनुसार भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22(1) है और 22(2) है, इसके द्वारा जो भी प्रदान की गई सुरक्षा है निवारक निरोध से संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती है। निवारक निरोध की अनुमति देने वाले कानून तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 धारा 168 से 172 पुलिस की निवारक निरोध कार्रवाइयों से संबंधित है। इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा जब तक कि बीएनएसएस की किसी अन्य प्रावधान के तहत उसकी आगे की हिरासत आवश्यक ना हो। अन्य और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MISA 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, स्वापक औषधि और मना प्रभावी
पदार्थ अधिनियम NDPS 1985, कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980 आदि। निवारक निरोध कानून है, इसको लागू करने के आधार क्या है? तो राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आपूर्ति एवं आवश्यक सेवा है उनका रखरखाव व रक्षा आदि। निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 22 से 1 है, इसमें हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 22(2) इसमें क्या है? तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति है, इसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष प्रस्तुत करना होता है तथा उससे अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है। अनुच्छेद 22(4) तो 3 महीने से अधिक अवधि के लिए अगर डिटेंशन है तभी संभव है जब सलाहकार बोर्ड है उसकी मंजूरी आवश्यक है। अनुच्छेद 22(5) तो डिटेंशन के आधारों की यथाशीघ्र सूचना देना तथा डिटेंशन आदेश है उसको चुनौती देने का अवसर प्रदान करना। निवारक निरोध उसके संबंध में न्यायिक निर्णय A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। उच्चतम न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 है इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है क्योंकि अनुच्छेद 22(5) में स्पष्ट प्रावधान है वो मौजूद हैं। विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1984। तो सामान्य आपराधिक दंड प्रक्रियाओं से बचने के लिए निवारक निरोध का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है रेखा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2011। तो इसमें क्या बोला है कि निवारक निरोध अनुच्छेद 21 है, इसके तहत प्रदत्त जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसका अपवाद है और इसका उपयोग केवल विशेष मामले हैं उनमें ही होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा जसीला शाहजी बनाम भारत संघ मामले 2004। यदि डिटेंशन है उसके लिए जिन दस्तावेज है उन पर भरोसा किया गया है उन्हें उपलब्ध कराने में विफलता होती है या अनावश्यक देरी की जाती है तो ये अनुच्छेद 22(5) है, इसके तहत प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से इनकार करने जैसा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनैलिटी राइट्स। तो यह भी सुर्खियों में क्यों है तो इसे भी जान लेते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय है उसने अपने एक फैसले के माध्यम से सदगुरु जग्गी वासुदेव है इसके व्यक्तित्व अधिकार है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षित किया। अब व्यक्तिगत अधिकार क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। परिभाषा इसकी तो व्यक्तिगत अधिकार है किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों जैसे उनका नाम, छवि, आवाज, शक्ल सूरत और विशिष्ट हाव भाव या लक्षणों के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं। इन अधिकारों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल हैं। भारत में किसी भी कानून में व्यक्तिगत अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। व्यक्तिगत अधिकारों के घटक कौन कौन से हैं तो पब्लिसिटी का अधिकार, राइट ऑफ पब्लिसिटी, ये किसी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। यह अधिकार ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा आंशिक व अप्रत्यक्ष रूप से शासित होता है। नेक्स्ट है हमारा निजता का अधिकार तो राइट टू प्राइवेसी। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के कौन से आर्टिकल में अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति केस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामला 2017 है उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के तहत ये शासित होता है। भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार तो भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 तो इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री आदि के नामों और प्रतीक के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। दीपा जय कुमार बनाम AL विजय मामला 2019 तो मद्रास हाई कोर्ट उसने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके जो व्यक्तिगत अधिकार, प्रतिष्ठा या निजता है वो भी समाप्त हो जाते हैं। भारत में व्यक्तिगत अधिकारों और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय ICC डेवलपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम
अरबी एंटरप्राइज 2003 दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इस बात में दिल्ली व उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति या उसके राइट टू पब्लिसिटी है उसको छीनने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011। तो इसमें क्या कहा गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय उसने इसमें यह निर्णय दिया कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी। नेक्स्ट है रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शन मद्रास उच्च न्यायालय 2015। तो न्यायालय ने इसमें यह निर्णय दिया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम, छवि या शैली या उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोन टैपिंग। ये अभी सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसने निर्णय दिया कि अपराध का पता लगाने के लिए किसी गुप्त अभियान में किसी व्यक्ति का फोन टैप नहीं किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना व्यक्ति की निजता के जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। भारत में फोन टैपिंग से संबंधित कानून कौन कौन से हैं? डाकघर अधिनियम 2023। यह अधिनियम डाक के माध्यम से होने वाले संचार को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है। दूरसंचार संदेशों के वैध अपरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय नियम 2024। तो ये नियम नए पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत जारी किए गए। ये सरकार द्वारा संदेशों को वैध रूप से इंटरसेप्ट करने की प्रक्रिया और उचित कार्यवाही उसको निर्धारित करते हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। तो ये अधिनियम केंद्र और राज्य सरकार है उनको फोन टैप करने का अधिकार प्रदान करता है। राज्यों में पुलिस के पास फोन टैप करने की शक्ति होती है। केंद्र में 10 एजेंसियां ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? IB, CBI, ED, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBDT, DRI, NIA, RNAW, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त शामिल हैं। किसी अन्य एजेंसी द्वारा किए जाने वाले टैपिंग को अवैध माना जाएगा। निगरानी टैपिंग के आधार तो कौन कौन से आधार हैं? संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा जैसे आधार धारा 5(2) इसके तहत प्रदान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित इंफोग्राफी यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रेस के लिए अपवाद, केंद्रीय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण पर प्रतिबंध ना लगा हो। इसके लिए आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव या उनके राज्य समकक्ष द्वारा लिखित रूप में जारी किए जा सकते हैं। उसके बाद ही टैपिंग शुरू हो सकती है। असाधारण मामले, तो ऐसी स्थिति में आदेश निचले अधिकारियों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं। ऐसे आदेश को एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सक्षम अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो ये व्हाट्सएप संदेशों, ईमेल आदि के इंटरसेप्शन को शासित करता है। PUCL बना भारत संघ 1997। इसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय। तो टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) की संवैधानिकता वैधता को बरकरार रखा इसने। इसके आवेदन के लिए प्रक्रियात्मक रक्षोपाय इसमें निर्धारित किए गए। फोन टैपिंग के आदेश हैं ये केवल राज्य और केंद्र सरकार है इनके गृह सचिव द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। और क्या निर्णय दिया गया इसमें कि आदेश है वो जब तक कि इसका नवीनीकरण ना हो 2 महीने के अंत में अपना अधिकार खो देगा। तो फ्रेंड्स ये वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।